नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा क्लास अभी चल रहा था लाइव 4 बजे से, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ही हो पाया और ये नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो है जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े थे उन सबको सॉरी। ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए जो है हम सोचे कि रिकॉर्डेड डाल देते हैं, आप सबके लिए देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मनिक होना चाहिए यहाँ पे। मनिक मनिक और नीलम जो होता है रासायनिक रूप से होते हैं। मनिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो मनिक और नीलम रासायनिक रूप से जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये मनिक और नीलम जो होता है, ये जो होता है रत्न की श्रेणी में आते हैं। रत्न की श्रेणी में आते हैं। जैसे कैसे कहा जाता है कि आपके ऊपर शनि गिरा है, आपके ऊपर बृहस्पति गिरा है, तो ये अंगूठी पहनिए, इस पत्थर का अंगूठी पहनिए। तो वही जो होता है ये मणिक और नीलम, यही सब के लिए जो होता है इसका यूज किया जाता है। मणिक और नीलम क्या है? तो मणिक और नीलम जो होता है ये रत्न की श्रेणी, जेवरात की मतलब रत्न की श्रेणी में आता है। रत्न की श्रेणी में आता है। ठीक है, में आता है। ये नीलम को अगर किसी के ऊपर शनि ग्रह है तो ये इसको बोला जाता है कि नीलम जो है वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। नीलम की अंगूठी पहनिए नीलम के पत्थर का, तो ये आपके लिए शुभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत कितनी होती है? जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसमें तो लगा दिया है जर्मन सिल्वर कि ताकि जो है वो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाए। जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर जो होता है यानी चांदी, इसमें 1% नहीं रहता, मतलब 0% रहता है। कितना? 0%। जर्मन सिल्वर में क्या क्या रहता है? तो जस्ता रहता है, तांबा रहता है और निकेल रहता है। निकेल रहता है। तांबा कितना रहता है? तो तांबा लगभग 50% रहता है। लगभग 50% जो होता है वो तांबा रहता है। जस्ता लगभग 35% रहता है और निकेल जो होता है लगभग 15% रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? इन चार में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है? जो ऑप्शन में है कार्बन, बर्फ, अल्कोहल और लोहा, इस ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो जल का होता है। किसका होता है? तो जल का होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है ये सभी का विशिष्ट ऊष्मा जो है आपको याद रखना है, ताकि जो है वो किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आपको इतना हल्का क्वेश्चन देगा कि किसकी जो होता है वो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे तो पानी मारिए दीजिएगा जल, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा जल का होता है और सबसे कम शीशा का, सबसे कम शीशा का होता है। शीशा का होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार पूछ रहा है कि इसमें विशिष्ट ऊष्मा किसकी अधिक है? तो लोहा का होता है 0.11, एल्कोहल का होता है 0.60 और बर्फ का होता है 0.50 और कार्बन का होता है 0.17। तो इसमें इन चारों का हम बता दिए हैं, तो इसमें किसका ज्यादा हो जाएगा? तो ये एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है? तो हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का संयोग करता है, तो हाँ इसमें ऑक्सीजन का जो है संयोग होता है और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। और ये विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करती है, तो हाँ जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये विद्युत धनात्मक का रूप ले लेगा, जिससे इनके अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो ये सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी सही हो जाएगा। अगला है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या ईंधन गैस के रूप में या रासायनिक युद्ध में या फिर सरसों के तेल के स्रोत में
या निर्गंधीकरण के रूप में। तो मास्टर्ड गैस जो होता है एक जहरीली गैस होता है। मास्टर्ड गैस कैसा होता है? एक जहरीली गैस होता है जिसका प्रयोग जो होता है वो युद्ध वगैरह में किया जाता है। तो क्या? रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध में प्रथम जो होता है विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था ब्रिटेन की तरफ से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 1914 से 1918। ये मास्टर्ड गैस क्या है? एक जहरीली गैस होता है। क्या होता है? एक जहरीली इसका नेम क्या होता है? डाईएथिल सल्फाइड। डाईएथिल सल्फाइड। मास्टर्ड गैस का नाम क्या होता है? तो डाईएथिल सल्फाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? कौन सा एक विस्फोटक सामग्री मतलब विस्फोटक इनमें से नहीं है? क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ट्राई नाइट्रोटोल्यून या पोटेशियम क्लोरेट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें विस्फोटक नहीं है। तो इसमें विस्फोटक जो है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। बाकी ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई TNG, इसको TNG बोलते हैं। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT। ये कभी कभी एग्जाम में जो होता है ये वर्ड ना दे करके ये शॉर्ट वर्ड में दे दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोरेट भी जो होता है वो विस्फोटक होता है, लेकिन ये क्या होता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक निश्चेतक के रूप में। एक निश्चेतक मतलब बेहोश करने में किया जाता है। ऑपरेशन होने से पहले जो होता है वो बेहोश किया जाता है, तो इसमें जो होता है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, बेहोश करने में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नील हरित शैवाल है। कौन है? नील हरित शैवाल। ये जो सबसे पहले पृथ्वी पर आया था ये जो है नील हरित शैवाल अपना भोजन ऑक्सीजन जल और ये सूर्य के प्रकाश से बनाता था। जल और सूर्य के प्रकाश से बनाता था, जिससे क्या होता था? तो ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू खाना बना देता था। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2 को वो अंदर रखता है और O2 को बाहर फेंकता है। O2 को बाहर फेंकता है। तो ये नील हरित शैवाल क्या हो गया? सबसे पुराना जीव है। इसके कारण क्या हुआ? जब O2 को बाहर ये फेंकता था तो ये जो था अन्य जीवों का निर्माण हुआ है। अन्य जीवों के निर्माण किसके कारण हुआ है? तो नील हरित शैवाल के कारण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम को क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं या फिर वातावरण के तापक्रम से ऊपर रखते हैं या वातावरण के तापक्रम के बराबर या फिर इनमें कोई बदलाव नहीं रहता होता है, मतलब उतना ही बना रहता है। तो ये गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वो उनके शरीर का टेम्परेचर जो होता है, चाहे ठंडी आ जाए, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, चाहे कौनो मौसम आ जाए, ये हमेशा क्या रहता है? एक ही बना रहता है। कितना रहता है? बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो होता है हमेशा एक बना रहता है। गर्म रुधिर वाला कौन कौन है? तो ये जितने भी पक्षी वर्ग में आते हैं, पक्षी में जितने भी पक्षी हैं, पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी, तो मानव वगैरह जो होता है वो स्तनधारी में आता है। स्तनधारी जो बच्चे को जन्म देता है और अपनी दूध को पिलाता है। ठीक है, तो ये स्तनधारी जो होता है वो पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाले में आ गए। लेकिन शीत रक्त वाले प्राणी मतलब कि ठंडा वाला पूछे तब क्या हो जाएगा? तो ठंडा वाला पूछेगा तो ये शीत रक्त प्राणी,
शीत रक्त प्राणी। मछली वगैरह जो होता है, मछली उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहता है। और सरीसृप जितना रेंगने वाला जंतु रहता है, ये सब किस में आ जाता है? तो ये जो होता है वो शीत रक्त प्राणी में आ जाता है, ठंडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण, या फिर कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या फिर रुधिर आधान। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये जो है वो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ठीक है, चलिए अगला 10 कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव के शरीर में पाचन का, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये सबसे ज्यादा पचता कहाँ है? ये खाना सबसे ज्यादा कहाँ पचता है? क्या आमाशय, या पैनक्रियाज, या छोटी आंत, या बड़ी आंत? तो ये जो होता है सब पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा मतलब देर तक जो होता है वो छोटी आंत में पाचन होती है, छोटी आंत में होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया जो होती है वो मुंह से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है पाचन की क्रिया? पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। पैनक्रियाज को हम अग्नाशय भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अग्नाशय। इसको जो है द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, द्वितीय ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? क्या टीना, टीन, या तांबा, या जस्ता, या फिर एल्यूमिनियम? तो इंसुलिन में जो होता है वो जस्ता, क्या होता है? इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का अन्य नाम जो होता है वो पेप्सिन हार्मोन के, पेप्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पेप्सिन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये इंसुलिन को पेप्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? उत्सर्जन जो होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा सेल से होता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो हेपेटाइटिस से जो था वो प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। कौन है? यकृत। ये हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, और ये एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। इससे क्या होता है? तो यकृत जो होता है, यकृत में सूजन, यकृत में सूजन व जलन होने लगती है, सूजन व जलन होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर में कितना जूल प्रति सेकेंड होता है? 1 हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त या शुष्क क्यों हो जाती है? क्या गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, या कुंडली में घर्षण अधिक होता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या फिर लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि लोलक घड़ियां जो होता है वो गर्मियों में शुष्क हो जाती है, जिससे क्या होता है? लोलक घड़ियां जो होता है मतलब घड़ी का जो कांटा होता है वो शुष्क हो जाता है, उसी को लोलक बोला जाता है। तो ये घड़ी का जो कांटा ये शुष्क हो जाता है, जिससे क्या होता है? गर्मी में दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या होता है? दिन
बड़ा हो जाता है, यही लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसके कारण से क्या होता है, घड़ियां गर्मियां में शुष्क हो जाती है, मतलब धीमे धीमे चलती है। ठीक है, अगला कारक ये अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता या उच्च पारगम्यता या निम्न पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण जो होता है वो शून्य पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता। अगला कारक रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? क्या डाल्टन या हेनरी बैकुरल या फिर बोर या रदरफोर्ड? तो ये हेनरी बैकुरल किए थे। कौन किए थे? हेनरी बैकुरल 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में किए थे। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किए थे। ये जो होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है जो घातक होती है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा किरणें किससे निकलती? तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से। अगला कह रहा है कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके सिद्धांत पर? मतलब ये सिद्धांत कौन दिए थे कि परमाणु में कक्षा को किस तरीके से भरा जाएगा? तो ये जो है वो अफबाउ दिए थे। अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा जो है वो परमाणु की कक्षा के भरने का नियम को बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है? सोप स्टोन जो होता है वो मुख्यतः क्या होता है? क्या कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट या फिर सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट? तो ये सोप स्टोन जो होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, एमजी मैग्नीशियम SiO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? क्या पीतल एवं कांसा या जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड? तो इन तीनों में ए बी और सी में जो होता है वो तांबा का यूज किया जाता है, लेकिन रोज मेटल एवं टाइप मेटल में जो होता है वो तांबा का यूज नहीं किया जाता। तो इन सब का हम फॉर्मूला देख ले, मतलब किस किस चीज से बना होता है इससे ये देख लेते हैं। तो तांबा, ये पीतल जैसा कि हम आप लोग को कल बताए थे, ये तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, और ये इसको शॉर्ट में हम ताज कह के याद रख सकते हैं, ताज। ठीक है, शॉर्ट के लिए ताज कह के हम इसको याद रख सकते हैं। ये कासा को है क्या था? ताटी, मतलब कि तांबा और टीन, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है? तांबा और टीन से मिलकर जो बनता है वो कासा बनता है। और ताटी जो होता है इसको शॉर्ट में हम लोग याद करने के लिए ऐसा बोल के याद कर सकते हैं ताकि जो है वो हम लोग को अच्छे तरीके से याद रहे और भूले नहीं। इसको 2-3 बार आप बोलिएगा, 4-5 बार, तो ये जो है वो जल्दी याद हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका किसका होता है? तो अभी बताए थे आपको कि तांबा जस्ता और निकेल का, तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। तो इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हैं? तांबा जस्ता और निकेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो नीता जा और जर्मन सिल्वर लेके ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि नीता जा जर्मन सिल्वर लेके ठीक है। रोल गोल्ड में क्या होता है? तो रोल गोल्ड में जो होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, मतलब तांबा और एल्यूमिनियम होता है। गन मेटल में क्या होता है? तो गन मेटल में जो होता है वो कॉपर जिंक और निकेल होता है। कॉपर जिंक और गन मेटल में कॉपर जिंक और SN ये टीन होता है, कॉपर जिंक और टीन। और डेल्टा मेटल में क्या होता है? डेल्टा मेटल में क्या होता है? डेल्टा मेटल में जो होता है वो कॉपर जिंक और Fe मतलब लोहा होता है। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से तांबा के मिश्रण नहीं है? तो इस सब में तो तांबा दिख ही रहा है,
अब ये दोनों के हम देख लेते हैं किसमें ये किस किस चीज से मिल के बना होता है। तो ये रोज मेटल जो होता है वो किस किस से बना होता है। तो ये विस्मथ प्लस लेड और प्लस टीन से मिलकर बना होता है। और ये टाइप मेटल किससे बना होता है। तो टाइप मेटल जो होता है वो ये लेड पीबी एंटीमनी और एसएन से मिलकर बना होता। तो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं बना है। तो इन सभी में तांबा है, लेकिन ये दोनों में जो है वो तांबा नहीं दिख रहा है। इन दोनों में क्या है, तांबा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम ये डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो इसको बेकिंग सोडा को ये कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो NaHCO3 NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो NaHCO3 इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको बेकिंग सोडा को या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका यूज जो होता है वो रसोई घर में किया जाता है। सभी के घर में पूरी वगैरह बनाने में या फिर केक वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये धोने वाला सोडा होता है। धोने वाला सोडा यानी धोबन सोडा या धोबन सोडा कहिए या फिर ये सोडियम कार्बोनेट कहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O। तो आप लोग फॉर्मूला जो है वो अच्छे तरीके से याद करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज जो होता है वो पेपर के फैक्ट्री, पेपर तथा साबुन बनाने वाला फैक्ट्री, पेपर तथा साबुन फैक्ट्री में ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को दिया था। तो स्थिर अनुपात के नियम को जो है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। किसने दिए थे। जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। ये जॉन डाल्टन क्या दिए थे। ये परमाणु सिद्धांत दिए थे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जॉन डाल्टन जी ने दिए थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। क्या पत्ता से या फिर तना से या फल से या फूल से। तो ये मॉर्फिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ये फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो ये फल से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक आ जाता है ये हीरोइन और ये अफीम। हीरोइन और अफीम ये किससे प्राप्त होता है। तो ये पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है। हीरोइन और अफीम किससे प्राप्त होता है। तो ये पोस्ता के पौधा से। हीरोइन और अफीम ये तीनों जो है नशीला पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है वो ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको जो होता है वो औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन सब का यूज जो होता है वो कभी डॉक्टर भी करते हैं। ये दर्द निरोधक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये हीरोइन और अफीम किससे प्राप्त होता है। पोस्ता के पौधा से। पोस्ता के पौधा से प्राप्त होता है।
और ये नशीला है, नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ, ये तीनों नशीला पदार्थ है। इसका यूज क्या करते हैं, तो इसका यूज जो है वो दर्द निरोधक में, दर्द निरोधक में या ड्रग्स वगैरह बनाने में, ड्रग्स बनाने में। और अगर ये इसका सेवन करने से जो होता है वो दर्द वगैरह नहीं रहता है, और नींद जो होता है वो बहुत अच्छा आता है, नींद जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हमारे तंत्र में, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाला इनमें से कौन है। मतलब हमारे बॉडी में एटीपी को कौन विकसित करता है, मतलब कौन बनाता है। क्या अंतिम श्वसन श्रृंखला या फिर जल अपघटन या क्रेब्स चक्र या ग्लूकोज का अपघटन। तो हमारे बॉडी में जो होता है वो एटीपी का निर्माण जो होता है वो क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ये जो होता है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो ये क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण करता है, जिससे जो होता है वो ऊर्जा बनता है, और ये हम लोग को ऊर्जा देती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगिरी किसको कहते हैं, तो ऊर्जा का शक्तिगिरी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और इसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा बनता है, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगिरी कहते हैं। ठीक है, अगला 24 नंबर का है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका में भिन्नता का कारण क्या है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका, मतलब पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, क्या उसमें नहीं पाया जाता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो क्या कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या फिर कोशिका केंद्र की उपस्थिति, या फिर जीव द्रव्य की उपस्थिति, या माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोशिका भित्ति, मतलब सेल वाल की उपस्थिति। पौधे में क्या होता है, तो पौधे में जो होता है वो सेल वाल होता है, जबकि जंतु में सेल वाल नहीं होते हैं, जंतु में जो होता है वो सेल वाल नहीं होते हैं। तो ये पादप, ये किससे बना होता है, सेल वाल। पादप में सेल वाल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति किसके बना होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, अगला 25 कह रहा है कि चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या मर्मिकोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी, या निमेटोलॉजी, या फिर नीडोलॉजी। चींटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है, चींटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। ये हर्पेटोलॉजी में उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, सरीसृप का अध्ययन। और निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो निमेटोलॉजी में जो होता है वो गोल कृमि का अध्ययन, गोल कृमि के कारण ही क्या होता है, फाइलेरिया होता है, अध्ययन किया जाता है। नीडोलॉजी में क्या होता है, तो नीडोलॉजी में मतलब पक्षियों के घोंसले का अध्ययन, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन, के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज का मेरा 25 क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लाइव में नेटवर्क इशू हो गया है, तो आप लोग जो है वो जरूर से देखिएगा। ठीक है,
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो अपने टाइम पे आए ही थे, लेकिन इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो इसका नोट्स बनाइएगा और याद करना है, क्योंकि एग्जाम जो है इन्हें कैसे छोड़ छोड़ के चल जाना है, पढ़ना है छोड़ते चल जाना है, तो ये भी एग्जाम भी आपको छोड़ देगा, फिर पास नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसको जो अच्छे तरीके से डेली याद करते जाना है, और इसका मैराथन भी हम लाएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए, आज मतलब आप लोग याद कीजिए पहले वाला जितना क्वेश्चन हम शुरू दिन से पढ़ा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन का मैराथन कराएंगे, लेकिन उसमें डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि डिस्कशन जो है वो जिनको देखना है वो डेली का क्लास देखेंगे, उसमें डिस्कशन मिलेगा, लेकिन मैराथन में जो है वो सिर्फ आंसर टिक किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आज यहीं तक, बाकी फिर हम कल मिलते हैं, कल देखिए क्या होता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।